हैदराबाद में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा और साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर बैनुल अक़वामी साजिश का प्लान बना रहे हैं। बैरून मुल्क बैठकर मुल्क में इंतशार सिर्फ NRO के लिए फैलाया जा रहा है। सियासतदानों की वजह से 1971 में मुल्क टूट गया और अब यही सियासतदान एक मरतबा फिर मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब की आवाम को पैगाम दूंगा कि वो मुल्क के वफादार रहें, नवाज शरीफ के जियाले ना बने। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मुझे 5-6 दिन पहले करनी थी। मैं आया हुआ था हैदराबाद जब उमर अयूब और ये लोग आए थे उसके 1-2 दिन के बाद, मगर वो कुछ हमारे रिश्तेदारों की डेथ हो गई थी तो मैं गांव चला गया था। और हमारे साथ कहाँ से शुरू करें, अब्दुल रज़ाक रायनू साहब हमारे MP हैं छाछरों से और मेरी अपनी पार्टी से भी हैं और GDA से भी हैं, और साईं जलाल शाह जमोर साहब ये ex-MPA भी हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं मटियारी के, और इनका अपना ख़ानदानी पस मंज़र है। मुझे तो आप जानते ही होंगे, अरबाब गुलाम रहीम, बाकी तारफ़ में नहीं करा था। साईं जमा शाह साहब मशहूर यहाँ के आपके जामशोरो और डिस्ट्रिक्ट के और इस इलाके के जो MNA के कैंडिडेट भी रहे हैं। इनके भतीजे MPA रहे हैं मेरे ज़माने में, खुद स्पेशल असिस्टेंट थे या एडवाइज़र थे, तो ये उनके बेटे हैं। ये PTI में है, साईं अभी तक नहीं है। तो बहरहाल एक इंडिपेंडेंट किस्म का हमारा जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला जल्दी में हम लोग इकट्ठे हो सकते थे हैदराबाद में। और एक तो हैदराबाद के करीब जो है वो थोड़ा सा ये था, एक मीर अली नवाज तालपुर में आना था, मगर उनके वालिद साहब का कोई मेडिकल चेकअप था, इस वजह से नहीं आ सके। अभी खुदा बख्श दर साहब खिपरों से MNA के इलेक्शन भी लड़ते रहे, तहसील नाज़िम भी हैं फंक्शनल के, वो भी अभी आ रहे हैं। रास्ते में इसरा के पास ही थे, मगर मैंने कहा 3 बजे का टाइम है तो आप लोग ज़रा टाइम की पाबंदी करते हुए हमने शुरू कर दिया है। ये असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारी, ये इस सिलसिले में है कि आजकल जो मुल्क के अंदर माहौल चल रहा है और इस माहौल में जो हमारा बड़ा सूबा है पंजाब, बड़ा भाई जो हमेशा वफाक और उसके हक़ में होता था, कभी इस तरह की सूबाइयत की या इस तरह की बात वहाँ से नहीं आती थी। और जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सियासत में कदम रखा है, पैदावार तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ही थे, खुद ही इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं और खुद ही फिर वो अब बगावत और कहते हैं मैं बागी हो गया हूँ और मैं नज़रियाती हो गया हूँ। भाई पहले आपका कौन सा नज़रियात था? फिर क्या मुस्लिम लीग का नज़रिया, जो राइट का नज़रिया था, जो इस्लाम का नज़रिया था, जो हमेशा कायद-ए-आज़म से लेके मुस्लिम लीग का रहा है, जिसके ऊपर सवार होके आप सियासत में आए, तो क्या वो नज़रिया को नज़रिया नहीं था जिससे मुल्क बना, जिससे मुसलमानों को मुल्क मिला? और ये ज़िया-उल हक़ साहब के ज़माने में, मार्शल के ज़माने में इनकी कहानी शुरू हुई जनरल जिलानी साहब से। आपने पूरा सुना होगा, टीवी पे इस पे आता रहता है कि किस तरह से उन्होंने मुझे वो मेहदी साहब जो बाद में मियाँ नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी भी सईद मेहदी साहब वो बने, तो वो किस्सा बताते हैं कि वो उस ज़माने में DC थे या कमिश्नर थे लाहौर में। तो उनको जिलानी साहब ने कहा, गवर्नर जिलानी साहब ने कहा कि वो शरीफानदा मुंडा की ना है उदा, तो उसको कहते हम ढूंढ रहे थे, फिर जाके पता नहीं कहीं क्रिकेट खेल रहे थे तो उनको ढूंढ के लिया। उनको उस वक्त फिर फाइनेंस का मिनिस्टर बना, यहाँ से सईद मेहदी साहब के अपने अल्फाज हैं, तो वो ढूंढ के ले आए थे। तो वहाँ से इनकी कहानी शुरू हुई, चलते गए। 90s में जब IGI और एक इत्तेहाद बना तो हमने सोचा कि एक पंजाब से, भाई ज़रा खामोशी, भाई पीछे कौन लोग बातें कर रहे हैं। जो इत्तेहाद बना तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, हमने सोचा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे आगे आए और खुद ही
उसको ग्रूम किया गया। एक आपके जर्नलिस्ट साहब थे जंग में, जियो में काम में, नाम नहीं ले रहा उनका, तो वो कहते थे हमें कहा गया कि इसको ग्रूम करो, इसको सियासत सिखाओ। तो कहते थे हम 10-10 दफ़ा उसको चीज़ बताते थे मगर याद नहीं रहती थी उसको। तो यहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई। तो वो हमने सोचा कि पंजाब बड़ा सूबा है और सुनते थे कि बड़ा मालदार घराना है, मगर इतना मालदार भी नहीं था, वैसे पोज करते थे। वो बाद में पता चला कि एक इत्तेफाक फाउंड्री थी इनके पास, जो भी मतलब ऐसे किसी की कोई फाउंड्री थी। तो हमने सोचा कि पंजाब से एक बंदा उठ रहा है, और हम लोग सिंध में ट्रेडिशनली हमारे यहाँ तो इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से ही होता था। तो हमने कहा चलो ये एक तो इस्टेब्लिशमेंट और ये उनकी सपोर्टेड और मुस्लिम लीग नोन, प्रो पाकिस्तान, प्रो इस्लाम, उसका नज़रिया उस वक्त 90s में जो भी 85 में मुस्लिम लीग में जो लोग जीते थे, कईयों को हम जानते हैं। मुस्लिम लीग में लोग जो अपने जोर पे 85 में इंडिपेंडेंट नॉन पार्टी बेसिस पे जीत के आए थे, वो शामिल हुए थे ज़िया उल हक साहब के ज़माने में। फिर ये मुस्लिम लीग जो है मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने बनाई थी, क्योंकि काफ़ी अरसा मुस्लिम लीग आउट हो गई थी। तो ज़िया उल हक साहब और मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने मुस्लिम लीग बनाई। उसमें सारे पंजाब के, सिंध के बड़े बड़े लोग जो इलेक्टेबल्स थे, मैं आपको गिना सकता हूँ, खिचीज़, टिवाना, वट्टू, चौधरी साहबान, अपना हामिद नाज़र चट्ठा, और इस तरह के बड़े बड़े जो नाम थे पंजाब के लोग थे उसमें जुनेजो साहब के साथ। आपके सवात के वाली जो थे जहांजेब, औरंगजेब, पता नहीं क्या, इस तरह के लोग बड़े बड़े लोग थे उस ज़माने में। मियाँ साहब जैसे आए, उसके बाद ज़िया उल हक साहब फौत हो गए, वरना इनका झगड़ा ज़िया उल हक साहब से भी हो चुका था। वो तो शायद इनका इलाज भी अच्छा करते, मगर फौत हो गए। फिर उसी ज़िया उल हक के उसको कैश करा के ये बन गए लीडर, और उनका बेटा, मुझे याद है जब ज़िया उल हक साहब शहीद हुए थे तो इस्लामाबाद में इतने लोग थे, पूरा इस्लाम, हालांकि गर्मी भी थी बड़ी, पानी नहीं मिल रहा था लोगों को, लोगों ने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। अगर लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ होते तो जब ज़िया उल हक शहीद हुआ तो लोग तो खुश होते, जश्न मनाते, मगर उसको ही कैश करा के, ये उस वक्त ज़िया उल हक का बेटा बना हुआ था। ज़िया उल हक साहब की गलती थी कि उन्होंने कहा कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। वो सिर्फ इस वजह से कह रहे थे कि कुछ लोग उसे चीफ मिनिस्ट्री से चौधरी साहबान और पीर साहब पगाड़ो और ये हटाना चाह रहे थे। तो ज़िया उल हक ने ये इंडिकेशन दिया कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए, तो वहाँ से इनको कहानी शुरू हो गई। तो ज़िया उल हक की चीज़ को कैश करा के एजाज उल हक और उनको पीछे कर दिया। अभी भी आप देख रहे होंगे तो वो बेचारे कहीं नहीं मिलते, उनको 7 मिनिस्टर भी नहीं रखा बात तक। यहाँ से कहानी शुरू हुई, चलते गए। फिर ज़िया उल हक साहब शहीद हुए, फिर गुलाम इसाक़ खान आ गए। तो गुलाम इसाक़ खान प्रेसिडेंट, क्योंकि सेनेट के चेयरमैन थे, वो प्रेसिडेंट बन गए। फिर उनको इलेक्ट किया गया, और 88 में बेनज़ीर साहबा के ज़माने में उनको प्रेसिडेंट रखा गया। और फिर 90s के ज़माने में नवाज शरीफ साहब आ गए, और ये पूरा सिस्टम असलम बेग और नवाज शरीफ। आपका देखें कि कौन सा आर्मी चीफ था अभी तक जिससे नवाज शरीफ साहब की लड़ाई नहीं, असलम बेग से लेके ज़िया उल हक साहब तो फौत हो गए, शायद उनसे भी हो जाती। हर एक आर्मी चीफ से इनकी लड़ाई हुई है, हर एक जो चीफ जस्टिस है उनसे लड़ाई हुई है। आपके शाह साहब जो थे हमारे सज्जाद अली शाह, उनके तो कोर्ट पे हमला किया उन्होंने। उसके बाद भी अभी तक जो चीफ जस्टिस आए खुद ही अपॉइंट करते हैं, खुद ही उनसे लड़ते हैं। अभी तक भी आर्मी चीफ आए हैं, ज़्यादातर तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किए, जनरल जंजुआ साहब से लेके जनरल काकड़ और जनरल शेख साहब जो थे, क्या नाम था, करामत को ज़बरदस्ती फिर इस्तीफ़ा भी दिया। तो सारे आर्मी चीफ तो गलत नहीं, इतने लोग, या इतने लोग गलत नहीं हो सकते, एक आदमी गलत हो सकता है। नवाज शरीफ ना किसी के साथ चल सकता है, ना किसी को लेके चल सकता है। तो उन्होंने वहाँ पे उस वक्त जो है मसले किए आर्मी चीफ्स के साथ, और जब भी इन्होंने अपना आर्मी चीफ अपॉइंट किया तो 4-4, 5-5 आदमियों को सुपरसीड करके, मुशर्रफ साहब को सुपरसीड करके बाकियों को फिर बनाया। अभी भी सुपरसीड 4 आदमी को करके फिर बनाया। बीच में आपके जनरल साहब थे जो राइट शरीफ साहब, उनको भी उन्होंने उस वक्त भी 2-3 आदमी को तो सुपरसीड किया था मेरे ख्याल में, 1 या 2। उनके साथ नहीं लगी, इनके साथ नहीं लगी, तो ये किसी के साथ चल ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। ये सोलो फ्लाइट चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के इदारे
सिविल ब्यूरोक्रेसी को तो उन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। हालांकि सिविल ब्यूरोक्रेसी का भी एक लेवल होता था, स्टैंडर्ड होता था सेक्रेटरीज का, फेडरल सेक्रेटरीज का, तो वो तो उनको तो वैसे ही ख़त्म कर दिया है। सही है चो सही इतना जगह दी दो तो यही इन सोफे के ही करे बैठो। तो वो आप देखें चीफ जस्टिस भी जो भी चीफ जस्टिस आया उसके साथ इनकी नहीं बनी, सवाए इफ्तिखार चौधरी साहब। ये इफ्तिखार चौधरी और उनकी ये एक साजिश थी जिसके तहत उन्होंने पूरे मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया। ये साजिशें होती रही। असल तो देखें अभी जो सिलसिला है वो सिलसिला ये है कि पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया है कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी और उसमें स्टेट का फ़ैसला है। अब अमेरिका सरकार के साए तले हम जो है ना लियाकत अली ख़ान से लेके अभी तक चलते आ रहे हैं। हमने उन पर एतमाद किया मगर उन्होंने हमारे साथ कभी वफा नहीं की। आप देखें जब इंडिया के साथ 70 में लड़ाई हुई, ये छठा बेड़ा आ रहा है, छठा बेड़ा आ रहा है, छठा बेड़ा आखिर तक नहीं आया और बेड़ा गर्क करने वाले वो थे तो बेड़ा कहाँ से आता। तो हमेशा साजिशों में पाकिस्तान को तुड़वाने में सब कुछ। मैं हाल ही में कोई 90 के ज़माने में फ़र्स्ट टाइम मैंने बना तो मैं गया हुआ था तो एक वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का जब हम एक एशियन फाउंडेशन थी उसके कोई कॉन्फ्रेंस थी उसमें गए हुए थे सैन फ्रांसिस्को। तो वहाँ पे एक बंदा उसने मुझे पूछा कि ज़ियाउल हक को किसने मारा। उस वक्त ताज़ा किस्सा था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार 2-3 थ्योरीज चल रही हैं। एक तो ये चल रही है कि रशिया ने, क्योंकि रशिया के उस वक्त ये कोल्ड वार थी और ताज़ा किस्सा था तो रशिया ने मरवाया है। एक ये थ्योरी है कि इंडिया हमारा पुराना मुखालिफ है उसने मरवाया है। तो तीसरी ये थ्योरी है कि आप लोगों ने मरवाया, क्योंकि अफ़गान वार ख़त्म होने वाली थी। अफ़गानिस्तान के मसले पे ज़ियाउल हक का ये स्टैंड था कि यहाँ के जो अपने वार लॉर्ड्स हैं उनको अपना फ़ैसला करने दें, आप फ़ैसला मुसलत ना करें। अमेरिका ने फ़ैसला मुसलत किया, आपने देखा इतने अरसे तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हो सका। ज़ियाउल हक की थ्योरी सही थी, बहुत वतन आदमी था, मुसलमान आदमी था, अच्छा आदमी था। तो उसने मुझे कहा कि जो भी हुआ आपको जमहूरियत मिल गई। मैंने कहा फिर मैं भी समझ गया किसने मरवाया है। जो जमहूरियत लाने वालों ने, जो सो कॉल्ड जमहूरियत यहाँ आती रही हैं, आप लोग देखते रहे, जो जमहूरियत की आड़ में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। पहले तो पाकिस्तान की मईशत का जानबूझ के प्लानिंग से बेड़ा गर्क किया जाता है। पाकिस्तान का जो मसला है गुर्बत है और गुर्बत इस वजह से है कि करप्शन है मुल्क में। इस वक्त स्टेट ने फ़ैसला किया एक तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी का, और ये जो बाहर से भेजे गए, आप देखें ना मुशर्रफ साहब के साथ जो एग्रीमेंट कराया गया बेनज़ीर साहबा के साथ के आई, फिर बेनज़ीर के कत्ल में भी आप क्या समझते हैं, लोकल हाथ होगा, इंटरनेशनल हाथ ही होगा। अभी तक उनका कत्ल नहीं मिल रहा है, हुकूमत उनकी रही है, अभी तक 12 साल से कत्ल नहीं मिल रहा है। तो ये इंटरनेशनल साजिशें होती हैं, मुल्क को फंसाया जाता है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करा दिया गया इन 12 सालों में। मुल्क का बिल्कुल ज़मीन पे बैठ गया। इतने 30,000 अरब पता नहीं, हमें तो फिगर भी नहीं आते इतने जो उन्होंने लूटा है। तो अब कर्जा है, मुल्क चल नहीं पा रहा है। अब इस वक्त इमरान खान साहब को हुकूमत सौंपा दी गई है, तो माशी तौर पे मुल्क इतना कमज़ोर है कि चल नहीं पा रहा। और दूसरा उनके पास ये हकीकत है कि तजर्बेकार टीम, वो खुद अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट है, मुल्क की मैशत को काफ़ी। उसके बाद ये कोरोना आपका आ गया और ये मसाइल, अपोजिशन के मसाइल, दूसरे मसाइल, मुल्क बिल्कुल बैठा हुआ था। तो अभी तक स्लो चल रहा है। मगर एक काम हो रहा है कि करप्शन जो बड़ी लेवल पे जो अरबों खरबों में होती थी वो नहीं हो रही है। बाकी लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है, लाजमी ख़त्म मुल्क है। मैं समझता हूँ कि ये आपके अफ्रीकन कंट्री से भी हालत अभी जो है ना मुल्क की नीचे गई हुई थी, तो अब बेहतर हो रही है, उसको टाइम लगेगा, वो अलग इशू है। मगर अगर ये फ़ैसला किया स्टेट ने कि हम इसको करप्शन नहीं होने देंगे और एहतसाब करेंगे, नैब एहतसाब करेगी, तो सारा झगड़ा उसी पे है। एक तो बाहर से बैठे हुए जो इनके लॉर्ड्स हैं, इनके हमारे जो पार्टी
आप देखें ना 4-5 सियासी पार्टियां हैं, सारी इकट्ठी इस पॉइंट पे एक एहसाब नहीं होना। अगर कहीं कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई वोट लेना है, तो सबसे पहले इनकी डिमांड आती है कि जी नैब को ख़त्म करो। नैब उनके ज़माने में भी थी, पहले तो ये एहसाब का काम तो किया ही मियाँ साहब ने शुरू ना, वो सैफुर रहमान एंड कंपनी ने शुरू किया था। उसी नैब को थोड़ा सा बेहतर बनाया मुशर्रफ साहब ने, फिर कॉन्स्टिट्यूशनली उसको मतलब असेंबलियों से पास कराया, फिर ये सारी 3-4 गवर्नमेंट्स आई, इनके ज़माने में था। मगर ये नैब के चेयरमैन अपनी मर्ज़ी के करते थे और इनके लोगों को नहीं पकड़ते, बाकी का दुका कोई पकड़ा, कोई छोड़ दिया, कोई पहली बार यानी कि मगर ऐसे नाम का चल रहा था सिलसिला। अभी आके ये फैसला हुआ है, स्टेट ने फैसला किया कि इसको नैब को और एहतसाब को तेज़ करना है। तो इन सारों का फिर मसला शुरू हो गया। अब ये सारे इकट्ठे होके अगर आज ही गवर्नमेंट कह दे कि हम NRO देते, जो मुशर्रफ साहब ने NRO दिया था वो भी फंस गए थे सिचुएशन में जैसे आजकल मुल्क फंसा हुआ है। फिर बंदा सोचता है कि मुल्क को बचाऊं या क्या करूं। सब लोग कहते हैं मुशर्रफ साहब ने मजबूरी में आके वो फैसले, तो वो फौजी थे तो इस वजह से उनको कोई वो सियासी लोग कबूल नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने NRO दिया। सब खुद भी अब तस्लीम करते हैं कि मैंने गलत किया। तो अभी जो है स्टेट भी नहीं चाहती NRO देना और इमरान खान भी NRO देना। आज NRO अनाउंस करें, कल कोई झगड़ा ख़त्म है। अब ये बाहर के मुल्कों में बैठ के आप देखें ना, अभी पिछले दफ़ा भी मुशर्रफ साहब के ज़माने, देखें मुशर्रफ जो भी आदमी था, मुशर्रफ के साथ इतना बड़ा इख्तलाफ था मियाँ साहब का कि उन्होंने उनका जहाज़ गिराना चाहा, जहाज़ को लैंड भी करने दे रहे थे और ये भी फौजियों ने आके उसको, अपना आर्मी चीफ था तो लैंड करवाया। तो उसने फिर वो अपनी दुश्मनी ज़िद छोड़ के बाहर छोड़ दिया। सऊदी प्रेशर आया, दूसरी चीज़ें आई, तो उन्होंने, मैं खुद एक मीटिंग में बैठा हुआ तो चीफ मिनिस्टर था शौकत अजीज़ के पास, जब बेनज़ीर साहबा की वापसी हो रही थी तो सऊदी जो एम्बेसडर था सीरी साहब, उन्होंने ये कहा अगर बेनज़ीर साहबा वापस आ रहे हैं तो नवाज शरीफ भी आएगा। फिर इसी मजबूरी में उन्होंने उनको आने दिया। खैर, हालांकि उनका 10 साल का एग्रीमेंट था, जो भी झूठ बोला, बस झूठ पे झूठ, अपनी जो भी बात है उस वक्त नहीं मान रहे थे कि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। फिर बाहर के लोगों को आके जो है ना वो इधर वो एग्रीमेंट ऐसे खड़का के दिखाना पड़ा कि एग्रीमेंट था। फिर कह 10 साल का करे थे, नहीं 5 साल का था। चलो 5 साल का था तो सही ना यार, तुमने भी तो मुशर्रफ साहब ने रहम करके उस वक्त भी छोड़ा। तो वहाँ से जाके फिर साजिशें करके ये इफ्तिखार चौधरी वाली साजिश करके और वापस आए और मुल्क का जो गड़ागड़ किया। अभी तक आप देख रहे हैं कि क्या हुआ था। अभी भी ये बहाना बीमारी का करके कभी कभी ऐसे कंप्रोमाइज़ में स्टेट इस्टेब्लिशमेंट कहें, मुल्क कहें, हुकूमत कहें, आ जाती है कि चलो भी मुल्क के अंदर ख़राबी ना हो। अगर एक बंदा जाता है बाहर, उसको कैद में रखने से, हालांकि होना तो ये चाहिए कि सख्ती से होना चाहिए चाहे कोई भी हो, पर पता नहीं किस कंप्रोमाइज़ में आके उनको बाहर छोड़ा। जब बाहर छोड़ा तो अब इंग्लैंड में बैठ के और बाहर के लोगों की इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात में, इधर अफ़गानिस्तान में फ़ैसला हो रहा है अमेरिका के फ़ौजियों के निकलने का, इलेक्शंस भी हो रहे हैं अमेरिका में, इधर इंडिया और चाइना की जंग हो रही है, उनके हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान पे रोज़ इंडिया जो अचल दौड़ता है। तो उस सूरत हाल में मियाँ साहब जो सियासत कर रहे हैं और बाकी लोगों को मिला के इधर एहतजाज और रैलियाँ और ये और वो कहते हैं कि अगर आज ही देखें, बीच में मियाँ साहब चुप थे। क्यों चुप थे? जब उनको आसरा मिला कि शायद मेरी कुछ रिहाई हो जाएगी तो चुप थे। बेटी भी चुप थी, बाप भी चुप था, सारे खामोशी के उनके लबों पे आ जाती है। जब उनको जवाब मिला कि जी ये करप्शन के मसले में हम आपको मदद नहीं कर सकते और ये कोर्टों के थ्रू जाएं अपना। देखें, अगर आपने चीज़ की है, या तो एक तो पैसे भर के दें, एक धेला वापस करने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं हमने धेला खाया नहीं, और धेलों के सबूत निकल रहे हैं कि जी वो पता नहीं किसी पापड़ वाले के, किसी फालूदे वाले के यहाँ से किसी से निकलते आ रहे हैं। बैंक्स के सबूत हैं, कोई नकली कोई झूठे सबूत तो नहीं है, उनके अकाउंट्स में गए। तो उसके बावजूद मैं ना मानूँ। अब पाकिस्तानी अवाम सोचे, ख़ास तौर पे आज तो मैं हमारे पंजाब के अवाम को मैसेज दूँगा कि भाई आपके पास मुस्लिम लीग एक बहुत अच्छी नज़रियाती जमात थी जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। मियाँ साहब ने उसके अंदर भी जियाले भर्ती कर दी। तो जो पुराने शरीफ लोग हैं पंजाब के, वो अपना फ़ैसला लें अगर मुल्क को बचाना है, क्योंकि मुल्क बनाया तो शायद शुरुआत सिंध से हुई थी, उस वक्त पंजाब ने खुल के सपोर्ट नहीं किया था, और बनने के बाद ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को ही हुआ है, क्योंकि जो भी यहाँ वसाइल हैं
उनका मेजर हिस्सा पंजाब को जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। हुक्मरान भी वहाँ के बैठे होते हैं, तो वहाँ पंजाब को फ़ायदा हुआ है भाई मेरे। सिंध में गैस भी है, आपके तेल भी है, कोयला भी है, समुद्र भी है, सब कुछ है। पंजाब में सवा गंदम के और क्या है? अभी तक तो कोई भी ऐसे मिनरल्स नहीं निकले। बलूचिस्तान में हैं चीज़ें, सोना भी है, तांबा भी है, गैस भी है, पेट्रोल भी है, बाकी भी मिनरल सब ज़्यादा हैं। तो पंजाब जो है ना लैंड लॉक्ड इलाका है। और अब जो सियासत चल रही है, ऐसे ही हुआ था 70 के ज़माने में, इधर तुम उधर हम। हमारे जो अभी ये सियासतदान हैं, इनकी आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं अपने जब मफादात की बात आती है, मगर ऐसे मसलों में मिल जाते हैं। इनके लिए तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब को अगर देखें, अभी पंजाबी का जाग का फिर नारा लगाया मियाँ साहब ने, उनकी पार्टी ने। वो ख्वाजा साहब, क्या नाम है इस बार कल चौधरी, साद रफी, जाग पंजाबी जाग, वो सिर्फ पंजाब की सियासत कर रहे हैं। देखें कौन और किसी सूबे में वो नहीं है। हमारी जो पीपल्स पार्टी है, वो जो चारों सूबों की जंजीर थी, वो सुकड़ के आके सिंध पे खड़ी होगी। वो भी अगर फेयर इलेक्शन हो तो आउट हो जाए। और उनको अगर वो सूबा जो हमारे कई मुसलमान मुल्कों से ये सूबे हमारे बड़े हैं, तो अगर मिल जाएंगे मुल्क बन के और बाहर की साजिश, तो उसके लिए तैयार हैं। उनको तो चाहिए लूट का सूट और इस तरह का। और एक और बात भी बताऊं, हमारे सिंध के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश को आज़ाद हुए अभी 50 साल के करीब हो गए होंगे, मगर देखें वो भी अभी तक इंडिया के साथ कंफर्टेबल नहीं। मैं थोड़ा एक अरसा बीच में गया था एक तबलीग के हवाले से दुबई से, वहाँ से, तो बंगाली अभी पछताते हैं। मुझे मुजीब रहमान के ख़ास 4 खलीफे, मुझे तो उस ज़माने का याद नहीं, मैं छोटा था, 4 खलीफे को मुजीब रहमान के होते थे। एक स्टूडेंट लीडर, एक लेबर लीडर, कोई इस तरह के लीडर्स थे। उनमें से एक बंदा हमें मिला, वो मुझे कहता है कि अभी अगर उस वक्त ये जो बॉम्बे वाला मसला हुआ था ना होटल पे, वो ताज़ा मसला हुआ था, तो वो मुझे कह रहा था कि हम रात को जानमाज बिठा के और हम दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमारे साथ जो हो गया वो हो गया, इस पाकिस्तान को बचा। वो कह रहा था, हमें अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान के, वो कह रहा है कि क्रिकेट की अगर वहाँ खेलते हैं तो हमारे लोग जो है ना पाकिस्तान को बकअप करते हैं, इंडिया को नहीं। इंडिया वाले तो एतराज़ करते हैं कि जी खाते हमारा हैं, खाते वो क्या थे बांग्लादेश के, इंडिया का, इंडियन बांग्लादेश, वहाँ के बसें, वहाँ की सारी इकनॉमी पे इंडिया का कब्जा था। अब वो मुजीब रहमान की बेटी ने भी फैसला किया है कि इंडिया के साथ हम नहीं चल सकते। आपके श्रीलंका ने, भूटान और पता नहीं कौन कौन से जो छोटे मुल्क उनके थे। तो क्या सिंध हमारा अगर आज़ाद हुआ भी सही, जो हमारे कुछ लोग, अब हमारे कौम परस्त इस बात से हाथ उठा गए सिंध को आज़ाद करने के। अब ये कौम परस्ती का जो ठेका है ना, हमारे जो वफाक की जो जंजीर पार्टी कहती थी उसने लिया हुआ। जब इनको कोई करप्शन पे पकड़ता है तो मरवेसू सिंध न टेसू याद आ जाता है। तो मैं हमारे सिंध के भाइयों से भी कहता हूँ कि ये पाकिस्तान है आज, तो हम सारे आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, सिंध भी, पंजाब भी, बलूचिस्तान भी। और हमारे मौलाना नूरानी साहब बहुत ही नज़रियाती इस्लामी आदमी थे। मैं कहता हूँ उनका रूह भी अब तड़प रहा होगा, क्योंकि ये जो अवैस नूरानी साहब ने जिस तरह की बात की, फिर माजरत की, ये देखें स्लिप ऑफ टंग इसको कैसे कह सकते हैं। पूरा सेंटेंस एक बामकसद सेंटेंस, स्लिप ऑफ टंग्स तो इस तरह से होता है मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, इस तरह के एक सेंटेंस में छोटा सा लफ्ज़ अगर स्लिप हो जाए, तो किसी हमारे जैसे किसी को उर्दू अच्छी ना आए तो हो सकता है। एक पूरा बामकसद सेंटेंस, एक बात बलूचिस्तान में जाके स्लिप ऑफ टंग, मौलाना साहब की क्या, मुझे इस बात का इल्म है। मैं दुबई में मियाँ साहब से जब मिला था तो ये अवैस नूरानी साहब उनके पास बैठे हुए थे और ये माल शाल लगा है, ये मियाँ नवाज शरीफ ने कहलवाया है। और एक दफ़ा मैं गया रायवंड में शहबाज शरीफ के पास या मियाँ साहब के पास, उधर भी ये मौजूद थे, काफ़ी अरसे से उनके साथ हैं। इन्होंने हाईजैक कर लिया, मौलाना नूरानी शायद कभी ना होते, वो हाईजैक हो गए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो मौलाना नूरानी कभी ना बात करते। और उनके दूसरे बेटे भी हैं अनस नूरानी, वो उस बेचारे को उसने धकेल के, वो तो सियासत से हाथ छोड़ गया। नूरानी साहब की विरासत बड़ा बेटा हुआ, उनके हवाले होनी चाहिए था, मगर जब इसने इस तरह की सियासत शुरू की तो पीछे हटे। आप देखें ये अयाज सादिक अच्छा आदमी है, मेरी भी उनसे मुलाकात है, बड़े कूल और अच्छा समझदार आदमी। उसको भी
फीड किया गया होगा, कहा गया होगा कि आप ये बात करें, या जैसे जाग पंजाबी जाग का नारा जो उसने ख्वाजा ने लगाया तो वो भी उनसे कहलवाया जाता है। ये अपनी बात खुद भी मियाँ साहब ने देखा जब बाकी लोग ऐसी बात नहीं करते तो खुद ही शुरू हो गए। फिर वहाँ से बैठ के जब लंदन गए तो ऐसी बातें कर रहे थे, यहाँ से तो नहीं कर रहे थे, यहाँ तो जुबान बंदी हुई थी इनकी। तो अब वो एंटी पाकिस्तान मौक़िफ़ उन्होंने शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में इस बात पे आ गए हैं कि मुल्क टूट जाता है तो टूट जाए, इधर वाले भी खुश होंगे, उधर वाले भी खुश होंगे। मुझे तो यह है कि पाकिस्तान के अवाम, ख़ासतौर पंजाब के अवाम, जो बड़ा सूबा है, जो मियाँ साहब अभी ये वाले अभी क्योंकि इनकी गवर्नमेंट यहाँ पे है, ये ख़ुद भी यहाँ है, इसलिए इस तरह के एक्सट्रीम पे बातें साजिश में शामिल हैं। मैं एक्सट्रीम पे आने के लिए तैयार नहीं हो रहे। बात करके ईंट से ईंट बजाई और फलाना किया, और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कोई बातें की, मगर फिर पीछे हट जाते हैं जब थोड़ा समझ आती है कि गवर्नमेंट चली जाएगी या कोई और मसला आता है, तो फिर कंप्रोमाइज़ पे मौका आएगा तो मियाँ साहब को छोड़ के चले जाएंगे। उनको तो पहले कौन सा जो वो मिसाक किया था तो उस पर खड़े हो गए थे, छोड़ गए थे आपस में सारे। तो ये सिलसिला है भाई मेरे, और ये एक साजिश चल रही है मुल्क के ख़िलाफ़। मैंने कहा कि मैं नेशनल सियासत पे भी मैं रहा हूँ, नेशनल असम्बली में भी सूबाई चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। सिंध से कोई तो आवाज़ उठाए, हमारे दोस्तों की मेहरबानी जो यहाँ बैठे हैं साथ। और इमरान खान इस वक्त और जनरल बाजवा इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क बहुत मुश्किल हालात में है, और इस तरह की 4-5 पार्टियों की माफियाज इकट्ठे हो गए हैं, और वो चाहते हैं या भाई मुल्क को आप लेकिन इंटरनेशनली किसी के साथ आपके ताल्लुकात हो तो वो कहते हैं करप्शन तो ख़त्म करो ना, फिर हम आपके मुल्क या मुल्क की तरक्की करानी है, या इसी तरह से घास फूस हम खाते रहें और ये चलता रहे मुल्क, करप्शन चलती रहे। करप्शन जब तक होगी तो तब तक ना तरक्की हो सकती, ना गुर्बत ख़त्म हो सकती है। तो ये सारे सिलसिले थे, तो मैंने कहा कि मैं इस पर बात करूं। सिंध से भी कोई आवाज़ आए, कोई और बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। और नेशनल लेवल पे सियासत में अल्लाह की मेहरबानी से गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो बड़े बड़े लोग थे, और पाकिस्तान लेवल पे नवाबजादा नसरुल्लाह, बलक्षर मज़ारी साहिब, बड़े बड़े जो लोग थे, चट्टा और इस किस्म के लोग बेचारे कोई बूढ़े हो गए, कोई मर गए, कोई बैठ गए, और अब कोई इस लेवल का बंदा नहीं है। तो नेशनल लेवल की सियासत हमने भी की है। तो मैंने कहा सिंध से होते हुए हम ये आवाज़ शामिल करें, और सिर्फ पंजाब के लोगों से कहें कि खुदा के वास्ते अकल के नाखून लो, कोई फ़ैसला करो। आपके पास इतने बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, लीडर बैठे हैं, और मुल्क को सिचुएशन से निकालो। हम सारे उसी कश्ती में सवार हैं, एक फेडरेशन है, सबकी जिम्मेदारी। हम सिंध से बैठ के इधर से आवाज़ दे रहे हैं आपको, तो आप लोग भी कुछ समझो। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई जो उनकी प्लानिंग है उसके तहत किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये फिर गुलाम कल को जो एक बड़ी मेहनत के बाद कायद-ए-आज़म ने एक मुल्क को आज़ाद करवाया, मुसलमानों को एक मुल्क मिला है। आज हम अपने मर्ज़ी से नमाज़ें पढ़ सकते हैं, अपना गोश्त खाना ये खा सकते हैं। आप देखें कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया के अपने अंदर क्या रहा। आपको क्लिप्स मिलते होंगे लोगों को, अगर गोश्त लेके जा रहा होता है तो उसको लेकर पकड़ के उसको रस्सों से बांध के उससे छुरियों से अजियतें दे रहे होते हैं। तो ये सारे सूरत हाल ये थी, तभी तो लोगों ने मुल्क को आज़ाद करवाया और इस्लामी मुल्क बनवाया। हमारे यहाँ तो ये है कि हिंदुओं को आज़ादी, हर मज़हब के लोगों को आज़ादी है, बल्कि हमारे हिंदुओं को तो हमारे मुसलमानों से भी ज़्यादा आज़ादी हमारे इलाकों में ज़्यादा है। और हमें इस बात का तजुर्बा है कि 70s में जब जंग हुई थी 71 में, उस वक्त जो हमारे इलाके कैप्चर हुए थे, तो दुश्मन मुल्क या दुश्मन फ़ौजें फिर क्या करती है लोगों के साथ, हमें उसका अंदाज़ा है। वो ज़्यादा गोली भी ज़ाया नहीं करना चाहते, वो एक ही लाइन में खड़े होकर एक ही गोली से ज़्यादा लोग मारना चाहते हैं। हमें उधर मिसालें हैं हमारे पास, कई लोगों को बेचारों को जो है ना इस तरह से शहीद किया, और लोगों की इज़्ज़तें लूटी और सामान ले गए, चीज़ें ले गए, लोगों को इलाके खाली करके 70s में हमारे सरपारकर से जो लोग इलाके खाली करके इधर आए और अपना इलाका छोड़ के सारी चीज़ें छोड़ के निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हालात ना करें मुल्क के अंदर कि मुल्क के हालात ख़राब हो जाएं और मुल्क कमज़ोर हो और हमारे दुश्मन जो है वो खुश हों उससे। और वो तो अभी इस बात पे तुले हुए हैं, क्योंकि एक तो मसला चाइना और अमेरिका का है। चाइना हमारा बड़ा टेस्टेड दोस्त है पुराना, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो चाइना के साथ खड़े हैं। क्यों, इकनॉमी वाइज भी टेक्नोलॉजी वाइज भी हमने
ये देखें जहाज़ हमने बनाया है जो FJ-17 JF थंडर, वो जो हमने बनाया वो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया। कई और चीज़ें, मिसाइल हैं, ये वो। तो चाइना के साथ तो हमारा पुराना माओ ज़ेतुंग के ज़माने से हमारा ताल्लुक है। भुट्टो साहब ने ये किया था, उससे भी शायद पहले का हो, अयूब खान के ज़माने में भी, तो हमारा पुराना ताल्लुक है। अब ये अगर इनका लड़ाई झगड़ा, हमने तो अमेरिका से भी ख़राब नहीं की, मगर अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ उनका ज़्यादा वो असर रसूख, उसमें ये हमारे सियासतदान टूल बनना चाह रहे हैं। हमारे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को भी इराक और लीबिया बनाना चाह रहे हैं। तो या तो वो उनके साजिशों में शामिल, पहले भी जब बैठे हुए थे सऊदी में तो उधर से साजिशें कर रहे थे। हुकूमत मिली तो अच्छे सब, पाकिस्तान भी अच्छा है, फ़ौज भी अच्छी है, सब अच्छे हैं, बड़ी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। तो और अब वो सारे, अब देखें इतने अरसे से एक बंदा मैं खुद दुबई में जब मेरे से मुलाकात हुई, उधर ये अनस अवेस का नाम है, वो बैठे हुए थे, तो मैंने मियाँ साहब से कहा, मियाँ साहब आप 2-2.5 साल में टुड्डा मार के फिर वापस आ जाते हैं, तो आप इदारे हर मुल्क में क्या आप बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में नहीं है, ये पेंटागन और ये वगैरह क्या है, क्या इंडिया में नहीं है? मुशर्रफ साहब जब आगरा कॉन्फ्रेंस करने गए थे, वहाँ कश्मीर का वो करने गए थे, तो उस वक्त किसने, या कोई इंटरनेशनली कोई मूव हुई होगी या कोई इस्टेब्लिशमेंट ने किया होगा, कोई वाजपेयी साहब के वजीरों ने तो नहीं रोक दिया होगा वाजपेयी साहब को कि ना करें कश्मीर पे फैसला। कश्मीर के साथ अभी क्या हालात हैं? तो ये सब चीज़ें हैं, और इन हालात में हम अवाम जो हैं कम अज़ कम यकमुश्त रहें। ये जो हमारे लीडर हैं ये बिक चुके हैं, ये साजिशें कर रहे हैं, तो हम अवाम कम अज़ कम इस चीज़ को समझें साजिश को। ये 70 वाला जो उस वक्त का लोगों को समझ नहीं आई और मुल्क को तोड़ दिया, तो ये फिर वही साजिशें हो रही हैं, काफ़ी अरसे से होती रही, मुल्क को कमज़ोर करते, माशी तौर पर कमज़ोर इन 12 साल में कर दिया। ये भी एक साजिश थी इनको लाने का कि मुल्क को माशी कमज़ोर करें। फिर अब जो एक इस्टेब्लिशमेंट जो इदारे होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उनको तो समझ आ गई कि मुल्क अब जा रहा है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बदली हैं, उन्होंने मुल्क को बचाने का फ़ैसला किया है। ये जो करप्ट और माफियाज हैं जो बाहर के हुक्मों पे आते रहे, इनसे जान छुड़ाने, आप ये बताएं ना, कॉन्डोलेसा राइस उसने नहीं फैसला किया था बेनज़ीर और इसके बीच में, मुशर्रफ के बीच में, उनका क्या काम है? ये सारे उनके भेजे हुए हैं भाई। तो या तो उनसे जान छुड़ाएं या फिर उनके चक्करों में चलते रहे हम, ये विशेष सर्कल, और इसी तरह से पाकिस्तान गिर भी रहे। आप देखें ना, 12 साल की हुकूमत में बाहर निकल के देखें क्या हालात हैं यहाँ पे, कचरे के, और इसके हालात क्या हैं। और ये आपके सामने ये घर है, इसको हमारे जब बेनज़ीर साहब शहीद हुई थी उसको जला दिया। हमारे मेरे कज़न का भांजे का घर है, तो उसको जला दिया गया। हमारा ये कसूर था कि मुशर्रफ साहब के साथ पूरे सिंध को जला दिया गया था, और वहीं से दहशतगर्दी की इब्तिदा हुई और अभी तक चल रही है। तो मुल्क अभी तक यरगमाल है, और हमें चाहिए कि हम होश के नाखून लें, चाहे सिंध के लोग हों, फ्रंटियर के हों, बलूचिस्तान के, इस तरह के नारे और उस तरह की बातें बाद में कह के मैसेज पहुंचा के फिर सॉरी करते हैं कि नहीं, हमारे स्लिप ऑफ टंग पूरे एक सेंटेंस बास है, एक सोचे समझे सेंटेंस पे कोई नहीं हो सकती। हम इसको, मैं तो नहीं मानता, हालांकि उसके अवेश के कसूर हो ना हो, उसको मैं मासूम समझता हूँ, क्योंकि उसको ऊपर से पीछे से कहा गया हो, मियाँ साहब का इतना बंदा है जितना मुस्लिम लीग नून के भी लोग नहीं होंगे जितना वो हुक्म मानता होगा, मैं जानता हूँ इस बात को। तो इसलिए एक साजिश है। थैंक यू वेरी मच जी। एक बंदा अलाही त मूं ॾिसो न GDA जा माण्हू त मूंसां गॾु वेठा आहिनि, पर हाणे मूं उन्हनि खां पुछी कोन कई आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मूं पंहिंजे ज़ाती हैसियत में, मुंहिंजी पंहिंजी पार्टी बि आहे, पीपल्स मुस्लिम लीग आहे मुंहिंजी पंहिंजी पार्टी में, एज़ ए अरबाब गुलाम रहीम साबिक़ चीफ मिनिस्टर सिंध ऐं पाकिस्तान जो सियासतदान, सिंध जो सियासतदान, मुंहिंजी पंहिंजी ज़ाती हैसियत बि त आहे न, उन हैसियत में कई आहे। थी सघे थो GDA वारा इंडिविजुअली ॿिया बि हिन ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कनि, पर हिन इशू ते मुंहिंजे ख्याल में GDA जे कंहिं माण्हू खे को इख़्तिलाफ़ न हुअणु खपे, न हूंदो इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि रात बड़ी रूमर्स चल रही थी कि आप जो है करीब PTI में शमूलियत करने वाले हैं, क्या इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपकी ऑफिशियल लॉन्चिंग समझे? क्यों कोई बात मैंने ऐसी की है यहाँ पे PTI की? मैं तो कह रहा हूँ मैंने कोई बात नहीं की, और इंशाल्लाह मेरी अपनी पार्टी हम GDA में है,
ये भी मैं आपको बता दूं कि बल्कि अब इमरान खान साहब को भी समझ आ गई है कि सिंध के डायनामिक्स कुछ और हैं, बाकी सूबों के और हैं। यहाँ पे जो इस वक्त अलाइंस में या जो इमरान खान साहब के साथ लोग बैठे हुए हैं, GDA, MQM, PTI, ये 3 फैक्टर्स हैं। ये तीनों फैक्टर्स सिंध में लाजिम मलूम हैं। इनको साथ लेके चलेंगे तो सिंध सूबे के हवाले से सियासत हो सकेगी। मैं अपने GDA में हूँ, मेरी अपनी पार्टी है, पीपल्स मुस्लिम लीग अलाइंस है हमारा, और इमरान खान साहब से भी मेरा अलाइंस है। मैंने आज स्टेट की बात की है, मुल्क की है, इस्टेब्लिशमेंट की है, मैंने इमरान खान की बात नहीं की है। इमरान खान में कमियां कोताहियां उनकी टीम में भी होंगी, उन खुद के अपने अंदर भी होंगी, अच्छाइयाँ भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की पुल बांधनी है तारीफों के, इमरान खान की बात तो अच्छा है तो उसको अच्छा है तो उसको बुरा कहो। अभी तक साबित नहीं किया उसने बुरा। उनके महंगाई जरूर हुई है, उसमें देखें, मुझे बताएं, सब्जियां महंगी हो रही हैं, चीज़ें महंगी हो रही है, किसका काम है? ये सूबाई गवर्नमेंट का काम है भाई मेरे। मैं रहा हूँ चीफ मिनिस्टर, ये फेडरल इशू ही नहीं है। कुछ जो फेडरल चीज़ें हैं, पेट्रोल, गैस, ये चीज़ें वो फेडरल की हैं। अब मईशत इस तरह की नीचे चली गई है। कोरोना में मुल्क बैठ गए हैं भाई, जो वर्ल्ड पावर बैठ गए हैं, अमेरिका बैठ गया है, इंडिया बैठ गया है। ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोरोना में कोई इमरान खान को क्रेडिट जाता है, ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हुई है। मुसलमान मुल्कों में, काफ़ी मुल्कों में, इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कोरोना का इतना इफेक्ट नहीं, अल्लाह ने मेहरबानी की है। मगर उसमें ये मुल्क कम इफेक्ट हुआ, मगर इफेक्ट तो ज़रूर हुआ। इतना लॉकडाउन चल रहा था, लोग तो कह रहे थे कि लोग खाने को मजबूर। ये हमारे मुल्क का रेजोनेंस है और इसमें पोटेंशियल है। इसलिए मुल्क में अगर आपके बैन भी लगते हैं और ऐसे मसाइल भी आते हैं, ज़िलज़ले आते हैं, तो अभी सिंध में क्या हाल हुआ है? पूरा सिंध डूबा हुआ था। अब उसमें माशी तौर पे नीचे गया होगा कि मुल्क नहीं गया होगा? सब्जियां आपकी, हमें पता है कि लोग अभी 8 लाख आपके टमाटर का बिक रहा है, और कितना महंगा। अब वो जब इतने महंगा, डिमांड एंड सप्लाई का रोल है, तो अगर चीज़ें महंगी तो होंगी। क्या करेगा इमरान खान? और उसमें भी ये प्राइस कंट्रोल का सब्जेक्ट जो है प्राउंचल, हालांकि मुशर्रफ साहब के ज़माने में प्राइस कंट्रोल का ख़त्म कर दिया था, जिस पर हम एतराज़ करते रहते थे कि भाई कोई तो अथॉरिटी हो ना जो लोगों को चेक करे। पर उसमें करें क्या? अगर आप प्राइस कंट्रोल का इदारा बनाते हो, करप्शन शुरू कर देता है, लोगों को तंग करना शुरू कर देता है। और ये हमारी, और उसमें बेसिक चीज़ वहाँ भी करप्शन आती है। अगर करप्शन ना हो, इदारे ठीक हो, तो इदारे कंट्रोल करें महंगाई को, और वहाँ वो दिहाड़ी लेके आ जाते हैं वापस और लोगों को तंग करते हैं, लोगों को बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मसाइल भी है, इसलिए कि हमारे नस्ल कौम करप्शन घर कर गई है, वो उसकी वजह से मसला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप कोई क्वेश्चन नासिर भाई? बड़ी मेहरबानी। मैं ये सोच रहा था कि शेख रशीद साहब को ऑन करना छोड़ दिया एस्टेब्लिशमेंट है ना, आपने ऑन करना शुरू कर दिया कि आप स्टेटमेंट के तरफ से कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो ये चाहती है कि स्टेट आपसे कहलवा रही है। शेख रशीद का तो मुझे नहीं पता, वो उन्हें डिसऑन करना शुरू कर दिया या स्टेट ने उसको डिसऑन करना शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता। मैं तो स्टेट के हवाले से हमेशा बात करता रहा हूँ। मैं तो उस वक्त भी कहता था, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अपने मुल्क की, नहीं तो मैं अपने मुल्क की तर्जमानी कर रहा हूँ, इंडिया की तो नहीं कर रहा हूँ बाकियों की तरह, अपने मुल्क कर रहा हूँ। अगर आप अपने मुल्क से खुश हैं, अपने स्टेट की, अपने मुल्क की, अपनी एस्टेब्लिशमेंट की, अपने उसकी में तर्जमानी कर रहा हूँ। एक सवाल मेरा है